इफ RST, ये सबको आई थिंक दिख रहा होगा, सबको विजिबल होगा, ये वाला क्वेश्चन है। इफ R, S and T आर द प्राइम नंबर्स, ठीक है, एंड P and Q आर द पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट LCM ऑफ P and Q इज R स्क्वायर T पावर 4 एंड S स्क्वायर, ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ P and Q, ये हमें फाइंड करना है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना होगा। एलसीएम फाइंड करने वाले मेथड आपने बचपन में ज़रूर देखे होंगे, जैसे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि सपोज हमारे पास यहाँ पे दो नंबर लिखे हुए हैं, से 15 एंड, कलर चेंज कर लेता हूँ यार मैं, से 15 एंड सम अदर नंबर इज गिवन एज 36। तो इसको आप क्या करोगे, अगर 15 को लिखोगे तो आप लिखोगे 3 इंटू 5, 36 को लिखोगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम एलसीएम लेते थे तो एलसीएम का मतलब होता था लीस्ट कॉमन डिवाइजर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी डिवाइजर नहीं, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या बोलते थे कि जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं, जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, उनकी जो भी हाईएस्ट पावर है वो मुझे इंक्लूड करनी है। तो मैं देखता था कि हाँ भाई यहाँ पे क्या 2 का कोई पावर है, नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले में 2 का पावर नहीं है बट नीचे वाले में 2 का पावर है, क्या है, स्क्वायर है, तो हम 2 स्क्वायर उठा लेते थे। फिर हम देखते थे कि ऊपर वाले में 3 का पावर 1 है और नीचे 3 का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है, 3 का पावर 2, तो ये उठा लो। फिर ऊपर देखो 5 का पावर 1 है बट नीचे 5 का पावर है ही नहीं, तो 5 का पावर 1 उठा लो। इस तरीके से हमें मिल जाता था हमारा एलसीएम। तो एलसीएम की ट्रिक आई होप सभी लोगों को पता होगी। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैं क्वेश्चन को यहाँ पे साइड में एक्सप्लेन करूँगा, बहुत अच्छे से समझना, बहुत पुराना क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको टिप्स एंड ट्रिक्स की तरह ही आप यूज़ कर सकते हो। 2 नंबर है आपके पास, 2 नंबर है, एक है P और एक है Q, और उसने आपको पहले ही बता रखा है कि आपके पास जो ये R, S और T हैं ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करना चाहता है, ये 3 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और वो बोल रहा है कि P और Q का जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, R स्क्वायर इंटू T पावर 4 इंटू S स्क्वायर। मैंने काफ़ी बड़ी जगह बना करके रखी है, उसका एक रीज़न है जो आपको भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अब देखो हम पहले जरा R स्क्वायर के लिए केसेस देख लेते हैं, क्योंकि P और Q के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है कि P और Q कैसे हो सकते हैं, इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि अगर R स्क्वायर इनका एलसीएम है, इनके एलसीएम में आ रहा है, तो ऑब्वियसली या तो R स्क्वायर P में रहा होगा या फिर R स्क्वायर Q में रहा होगा। अगर R स्क्वायर P में रहा होता, पहला केस ले रहे हैं, अगर R स्क्वायर P में रहा होता तो Q के पास कितने केसेस बन सकते थे, Q के पास हो सकता है R पावर 0 होता या R पावर 1 होता या R पावर 2 होता, लेकिन R पावर 2 से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था, ये याद रखना, क्योंकि हमें मैक्सिमम जो हाईएस्ट पावर होती है वही उठानी होती। पुराने एलसीएम वाले एग्जांपल में आपको दिखा भी चुका हूँ। तो अगर P के पास सपोज R स्क्वायर होता तो हमारे पास 3 केसेस क्या बन सकते थे, ये 3 केसेस बन सकते थे। और अगर ऐसा भी हो सकता है, या तो P के पास R स्क्वायर होता या Q के पास R स्क्वायर होता, तो P के पास यही 3 केसेस बन जाते। तो अब हुआ क्या, अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस देखें तो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे 3 केसेस यहाँ से, 3 केसेस यहाँ से और 3 केसेस यहाँ से। 3 ये वाले दिख गए और 3 ये वाले दिख गए, ओवरऑल 6 केसेस दिख रहे हैं। लेकिन एक बार देखो ये R स्क्वायर वाला केस 2 बार काउंट हो रहा है, तो आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे कितने केसेस मिल रहे हैं, 3 इससे, 3 दूसरे वाले ब्रैकेट से, -1 करना पड़ेगा क्योंकि ये R स्क्वायर वाला केस जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो केवल R स्क्वायर की वजह से P और Q के पास क्या क्या चॉइसेस बने। अगर हम R स्क्वायर को स्प्लिट करें तो अगर हम P को R स्क्वायर देते हैं तो Q के पास 3 चॉइसेस, Q को R स्क्वायर देते हैं तो P के पास 3 चॉइसेस हो सकते हैं। और R स्क्वायर वाला केस रिपीट हो रहा था तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अब सेकेंड हम चलेंगे T पावर 4 में। तो अगर हम T पावर 4 में चलेंगे तो फिर से हमें उसी तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि T पावर 4 है। अगर किसी को आप दे रहे हो T पावर 4, जैसे सपोज मैंने बोला कि सपोज P के पास है T पावर 4, तो Q के पास क्या हो सकता है, T पावर 0, T पावर 1, T पावर 2, T पावर 3 एंड T पावर 4, ये 5 केसेस इधर आ सकते हैं। या अगर Q के पास T पावर 4 फिक्स होता तो P के पास क्या केसेस हो सकते थे, T पावर 0, T पावर 1, T पावर 2,
t पावर 3 एंड t पावर 4, ये 5 केसेस इसके पास आ सकते थे। तो अगर मैं देखता तो कितने केसेस बनते, 5 केसेस हमें यहाँ से मिलते प्लस 5 केसेस हमें यहाँ से मिलते हैं और एक केस हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। वाई? बिकॉज t पावर 4 2 बार काउंट हो गया है, हमें एक ही बार काउंट करना है। सिमिलरली अगर हम लोग इस पे चलते हैं कि एस स्क्वायर के लिए क्या बनता, तो जो आर स्क्वायर के लिए बना है वही एस स्क्वायर के लिए बनता। तो वैसे ही सेम केसेस अगर बनाते तो यहाँ पे भी क्या आ जाता, 3 + 3 - 1। तो जब हम निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस किसकी वजह से बनने चाहिए, इन तीनों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इन तीनों की वजह से बनने चाहिए। तो इसके केसेस कितने आए थे, 5, इसके केसेस कितने आए, 9, और इसके केसेस कितने आए, 5। तो आप क्या करोगे, 5 × 9 × 5 दैट इज 225 केसेस। ये जेई में आया हुआ एक पुराना क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई बहुत हाई फंडू कंसेप्ट, कोई बड़ी चीजें नहीं यूज की गई हैं, बहुत सिंपल सा बेसिक 8th 9th 10th का एलसीएम का कंसेप्ट यूज किया गया है, जिसको यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है और बहुत ध्यान से समझना चाहिए हम सबको इस क्वेश्चन को। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर ये सही लग रहा है वीडियो आपको तो लोगों के साथ में शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि कोई और तरीका आपको पढ़ने में या कुछ आपका सजेशन हो, आपको लग रहा हो कि नहीं हम ये जो नोट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसके अलावा कुछ और इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कोई भी चीज़ आपको लग रही हो तो आप अपने सजेशंस को ज़रूर बताइएगा। ओके यार, एक और नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये क्या है, नंबर, इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के कंसेप्ट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है अनइक्वल ग्रुपिंग, ये वाला केस। अनइक्वल ग्रुपिंग में वो क्या बोल रहा है कि ध्यान से देखना, नंबर ऑफ वेज इन विच m + n + p डिफरेंट ऑब्जेक्ट। इसको इस तरीके से लिखने का मेथड इसलिए मैंने बनाया क्योंकि मैं इसको थोड़ा जनरलाइज कराना चाहता था। जैसे सपोज अपने पास से 12 ऑब्जेक्ट्स आर देयर और मैं उसको डिवाइड करना चाहता हूँ 6, 4 एंड 2 के ग्रुप्स में। तो अब मैं 6, 4 और 2 तो एक साथ लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, 6 + 4 + 2 ऐसा करके लिखूंगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा m + n + t p। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स कंटेनिंग m, n एंड p थिंग्स। मतलब एक ग्रुप में m ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं, दूसरे में n जा रहे हैं, तीसरे ग्रुप में p ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ बोल दिया है कि टोटल 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ग्रुप में 4 है, एक में 6 है, एक में 4 है और एक में 2 है। तो जब वो डिवाइडेड की बात करता है तो बेसिकली हमें सिर्फ ग्रुप बनाने होते हैं, यानी कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं, यानी कि सिलेक्शन करना होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के थ्रू ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कब हमें सिलेक्शन करना है और कब हमें अरेंजमेंट करना है। तो जब भी वो डिवाइडेड की बात करता है और ग्रुप्स को कोई भी नाम नहीं दिया गया, इसका मतलब हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो स्टैंडर्ड ये लिखा हुआ है, लेकिन बात ये कि ये स्टैंडर्ड आया कहाँ से, इसको तुरंत समझ लेते हैं। जैसे मुझे ऐसा बनाना है, आउट ऑफ 12 6, 4, 2 का बनाना, तो मैं क्या बोलूँगा, पहले 12 में से 6 सिलेक्ट कर लो तो एक ग्रुप बन गया, रिमेनिंग 6 में से 4 सिलेक्ट कर लो, दूसरा ग्रुप बन गया। अब रिमेनिंग क्या है, 2 में से 2 सिलेक्ट कर लो तो तीसरा ग्रुप बन गया। तो आएगा क्या यहाँ पे, अगर हम फर्स्ट वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। दूसरे वाले से क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और तीसरे वाले को देखोगे तो 2c2 तो 1 आने वाला है। यहाँ से अगर हम एक 6 डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो आई थिंक ये कंसेप्ट सबको समझ में आ रहा होगा। जो यहाँ पे लिखा भी है कि m + n + p करेंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल्स आएंगे वो किसके आएंगे, जितने जितने ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बन रहे हैं उसके आ जाएंगे। अब सेकंड स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हो गया कि उनको तीनों को नाम दे दिया गया है। मतलब जैसे सपोज ग्रुप 1 में 6 ऑब्जेक्ट आ गए हैं, ग्रुप 2 में 4 ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं और ग्रुप 3 में 3 ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब मुझे 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी ABC करके 3 लोग हैं, इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 6 वाला किस में जा सकता है, ABC, उसमें उसके पास कितने भी तीनों चॉइसेस हैं। जैसे ही 6 वाला चला गया तो दूसरा वाला कितने के पास जा सकता है, 2 के पास जा सकता है, फिर तीसरा वाला 1 के पास जा सकता है। तो क्या होगा कि यहाँ पे 3 फैक्टोरियल भी आएगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है कि पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो हम ग्रुपिंग करते हैं जो ऊपर हमने करी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो जितने ग्रुप में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसके फैक्टोरियल से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम बोलते हैं अनइक्वल ग्रुपिंग। और इसी के साथ हम लोग अनइक्वल ग्रुपिंग के कुछ क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अनइक्वल ग्रुपिंग का मैं आपको बता देता हूँ, और ऊपर लिखे हुए 2 क्वेश्चन आप ट्राई भी कर सकते हो अपनी तरफ से, बट मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करने वाला हूँ। वो क्या बोल रहा है, अ बोट इज रोड बाय, ये वाला क्वेश्चन, अ बोट इज रोड बाय, रोड बाय मतलब चलाई जा रही है बोट। तो अ बोट इज रोड बाय 8 पीपल 4 ऑन ईच साइड। तो मैं बोट ऐसा बना देता हूँ, यहाँ पे ऐसा बोट दिखा रहा हूँ, ये है सपोज बोट, 4 ऑन ईच साइड मतलब 4 मुझे इधर चाहिए और 4 लोग मुझे इधर चाहिए, दोनों साइड पे मुझे 4-4 लोग चाहिए। और मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज, याद रखना अरेंज आ गया है। इफ 2 पर्टिकुलर पर्संस कैन रो ओनली ऑन लेफ्ट साइड, यहाँ पे 2 पर्टिकुलर पर्सन होने ही चाहिए और 1 पर्टिकुलर पर्सन राइट साइड पे होना चाहिए। मतलब उसने पहले ही बता दिया कि कोई 2 लोग हैं जो यहाँ पे आ जाएंगे और कोई 1 है जो यहाँ पे आएगा। तो आपके पास रिमेनिंग कितने लोग बचे, पहले 8 थे, 8 में से 3 आपने हटा दिए तो आपके पास 5 बचा है। और इन 5 में से आपको ग्रुपिंग करनी है, किस तरह की ग्रुपिंग करनी है कि इधर आपको 3 चाहिए और इधर 2 चाहिए, तो 3 और 2 के 2 ग्रुप बनाने हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने का सेंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी एक आ चुका है, तो जो ग्रुप बनाओगे तो 3 वाला जो ग्रुप होगा वो यहाँ पे ही आएगा, फिक्स है, 3 वाला ग्रुप यहाँ नहीं जा सकता, 3 वाला ग्रुप केवल राइट साइड पे ही जाएगा, लेफ्ट साइड पे नहीं जा सकता। तो हमें यहाँ पे सिर्फ ग्रुपिंग करनी है। तो पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ वेज में हमें कोई अरेंजमेंट नहीं करना, सिर्फ ग्रुपिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ से हो गई हमारी ग्रुपिंग। हाँ, लेकिन अरेंजमेंट किसका होगा, जब 4 लोग लेफ्ट साइड पे आ गए हैं तो उन चारों का इंटरनल अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, और राइट साइड पे जो 4 लोग आ गए उनका इंटरनल अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, ये हमें करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ग्रुपिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर पूछना, और अगर कुछ सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में आकर के दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में चल रहे हैं, ये इसको हम टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में ही डाल सकते हैं उसी कैटेगरी में। ये है इक्वल ग्रुपिंग। इक्वल ग्रुपिंग में मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एम एन और पी तीनों इक्वल कर दिए हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारे पास जैसे इस केस में दिख रहा है, फर्स्ट केस में दिख रहा है कि 3n ऑब्जेक्ट्स हैं एंड वी आर डिवाइडिंग देम इक्वली इनटू 3 ग्रुप्स। तो क्या हो जाएगा, उसका जो फॉर्मूला लिखा हुआ क्या लिखा है, 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू 1/3 फैक्टोरियल। जैसे पीछे वाले में हम लोगों ने देखा था कि m प्लस n प्लस पी था, आपने देखा होगा पीछे वाले में क्या था, m प्लस n प्लस पी का फैक्टोरियल था, और साथ में क्या आ गया था, डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल आ गया था। लेकिन ये केस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, और प्रॉब्लम ये है कि ये टर्म आ क्यों रहा है, हमें ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी 3 ग्रुप्स हैं, बस यहाँ पे इक्वल ग्रुपिंग हुई है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिया यहाँ पे सपोज ABCDEF, ये मैंने ले लिए 6 ऑब्जेक्ट्स, एंड व्हाट आई हैव टू डू इज टू डिवाइड इनटू 3 इक्वल ग्रुप्स। तो 3 इक्वल ग्रुप्स में आप एक केस देख सकते हो, ABCDEF। लेकिन मजे की बात यह है कि यही वाले जो ग्रुपिंग है ये आपकी 3 फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट हुई होगी। कैसे रिपीट हुई होगी, अब देखो हुआ वही होगा कि आपने पहले यहाँ पे 6 में से 2 सेलेक्ट किए होंगे, फिर 4 में से 2 सेलेक्ट किए होंगे, फिर 2 में से 2 सेलेक्ट किए होंगे। लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं उसमें अगर मैं कुछ कुछ दिखाऊं तो आपको मैं ये दिखा सकता हूँ कि ABCDEF 3 फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट हुआ होगा। कैसे, अब देखना एक्चुअल में ये कैसे कैसे आ रहा होगा। ये इसको अगर मुझे अरेंज करना पड़ जाए तो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन के वे में ही मैं दिखा रहा हूँ। एक तो ये केस दिख गया होगा आपको, फिर 6C2 में ये केस आ रहा होगा, और 4C2 में EF आ जाएगा, और 2C2 में CD आ जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि यहाँ 6C2 में CD पहले आ जाए, बाद में AB और EF आ जाए, पहले CD आ जाए, बाद में EF और AB आ जाए, या पहले EF आ जाए और फिर यहाँ पे AB और CD आ जाए।
ये इधर पहले EF आ जाए और यहाँ पे CD और AB आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये 6 केसेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और अगर इनमें देखोगे तो ग्रुपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब सेम है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना होता कि यहाँ पे मैं बोलता कि पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3 है, और मुझे इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये तीनों अलग अलग केसेस, ये जितने भी केसेस दिख रहे हैं सब अलग अलग में काउंट होते हैं। लेकिन जब तक मैंने ग्रुप्स को कोई नाम नहीं दिया हुआ है तब तक ये सारे ग्रुप्स, ये सारे केसेस सेम ही काउंट किए जाएंगे। तो जितने नंबर ऑफ ग्रुप बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे इस फर्स्ट केस में कितना बन रहा था, यहाँ पे हमने 3 ग्रुप्स बनाए थे, तो जितने भी नंबर ऑफ ग्रुप्स बन रहे होते हैं उसके फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना होता है। इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो हम क्या बोलते हैं, हमारे पास जो रिजल्ट आता वो ये आता। क्यों आता? क्योंकि तुम पहले करते डिवीजन, डिवीजन करने का मेथड ऊपर आपको दिख ही रहा है, n फैक्टोरियल 3 बार करोगे तो ये आ जाएगा। और 3 फैक्टोरियल हमने क्यों किया? क्योंकि केस रिपीट हो रहे थे, और फिर 3 ही लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो हम 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते, इसको कैंसिल करते, तो ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट हमें डायरेक्टली मिलने लगता। तो डिवीजन के केस में क्या होता है, 3 फैक्टोरियल नीचे रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वो नहीं रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो इक्वल ग्रुपिंग में हमें देखने मिलता है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसी को जनरलाइज कर दूं, मैं m इंटू एन ऑब्जेक्ट्स बोल दूं, और फिर मैं बोलूं कि उसको n इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो जितना नंबर ऑफ ग्रुप होगा उसके नंबर से ही हमें, नंबर के फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना होता है यहाँ पे। तो जैसे ऊपर था कि 3 ग्रुप थे n n n के, तो n फैक्टोरियल रेज टू द पावर 3 आ गया। यहाँ पे n ग्रुप्स है, इस केस में n ग्रुप्स है m ऑब्जेक्ट्स के, तो m फैक्टोरियल रेज टू द पावर n करना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये याद रखना, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, दिस मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा यहाँ पे, दैट इज m इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल रेज टू द पावर n, ये मिलेगा हमें फोर्थ वाले का आंसर। तो इस पे भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और मुझे लगता है कि कंसेप्ट आपको सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप इस पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के, और कुछ क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट देता हूं मैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं करवा ही देता हूं, जैसे मुझे ये वाला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, ये 2 क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको। इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि JEE 2013 में आए हुए क्वेश्चन है। एक तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 5 बुक्स कैन बी टाइड अप इन 3 बंडल्स। 3 बंडल्स बनाने हैं, तीनों बंडल्स को कोई भी नाम नहीं दिया गया, मतलब हमें इक्वल ग्रुपिंग करनी है, मतलब हमें ग्रुपिंग करनी है, इक्वल करनी है अनइक्वल एक अलग बात है, लेकिन ग्रुपिंग करनी है। तो तुम क्या बोल सकते हो, तुम बोलोगे कि सर हम ऐसा कर सकते हैं, 5 बुक्स हैं तो हम एक तो या तो 2-2-1 का बना ले, या फिर हम 3-1-1 का बना ले, हम ऐसा कर सकते हैं। तो जब हम 2-2-1 का ग्रुप बनाने जाएंगे, ग्रुपिंग ही करनी है सिंपल, जब हम 2-2-1 का ग्रुप बनाने जाएंगे तो हम बोलेंगे कि इट कैन बी डन इन 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। और क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वल ग्रुप दिख रहे हैं 2-2 के, इसलिए हमें उससे डिवाइड करना पड़ेगा। और इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस के 3 फैक्टोरियल वाले 3-1-1 के केस में आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी 1-1 के 2 इक्वल ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं, तो हमें 1/2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। जितने नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप होंगे उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू आता है 120, और डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ रहा होगा 20। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल करोगे तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाना चाहिए, इसका वैल्यू आएगा हमारे पास, सॉरी 5, ये 15 आएगा, फर्स्ट वाले का आंसर 15 आएगा, और सेकंड वाले का आंसर आएगा 10। जब हम 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, नॉट 6, 8। तो हमारे पास ये टोटल केसेस कितने आ जाएंगे, अगर हम फर्स्ट वाले का आंसर देखें तो टोटल केसेस हमारे पास आ रहे होंगे 15 प्लस 10 दैट इज 25। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन दीज बंडल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट्स। तो अब इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। तो जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होगा तो हम क्या बोलेंगे कि पहले वाले में जब आपने ग्रुपिंग करी तो उसका केसेस आया 15, और 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप 3 फैक्टोरियल करोगे, प्लस सेकंड वाले केस में आपने जब यहाँ पे ग्रुपिंग करी थी तो आपके पास क्या आया था 10,
और इसमें भी 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 3 लोगों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इट विल बी 25 इंटू 3 फैक्टोरियल, सो 25 इंटू 6, सो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 150। तो ये दोनों क्वेश्चन जेईई में पहले आए हुए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक बार बता दिया है। इसी तरह के क्वेश्चन और आते रहते हैं, तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और भी लिखे हुए हैं, जैसे क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 है, तो ये भी ट्राई करो। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप डाउट्स में पूछ सकते हो मुझे।